गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। आज हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट लेक्चर होने वाला है, जहां हम हमारे चैप्टर 3 को जो कर रहे थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। जहां हम एक ही सेक्शन को डिस्कस किया, अभी सेक्शन 4 को। आगे के सेक्शंस को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर किसी भी बच्चे ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो लेक्चर जरूर देख लें, या फिर अगर किसी भी बच्चे को हमारे यूजीसी नेट लो सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो प्लीज हमें ईमेल के जरिए जरूर कांटेक्ट करें। ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट पर मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और नोट्स की फीस भी आपको पिन कमेंट पर मिल जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं अपने लिए नोट्स। ठीक है। और देखो अभी ना जो यूजीसी नेट हमारा दिसंबर 2024 होने वाला था, वो उसके फॉर्म निकल चुके हैं। 2-3 दिन हो चुके हैं फॉर्म को निकले हुए। तो सारे बच्चे अपना ध्यान से फॉर्म भरें ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। आई थिंक 1 या 2 दिन की करेक्शन विंडो निकल ओपन होगी और 10 दिसंबर तक लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म को फिल करने की। तो सारे बच्चे फटाफट अपने एग्जाम फॉर्म को फिल करें और बिल्कुल ध्यान से फिल करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और एग्जाम डेट आई है 1 से 19 जनवरी 2025 में। तो हमारा आई थिंक लो का एग्जाम हम मान के चलते हैं 10 जनवरी के आसपास होगा, क्योंकि सेकेंड फेज में लो वालों का एग्जाम होता है, लो सब्जेक्ट का। तो अगर हमारा एग्जाम होगा तो 10 जनवरी के आसपास होगा या फिर 14 जनवरी के आसपास होगा, 14-15 के आसपास। मेरे ख्याल से कुछ पेपर्स क्लैश हो रहे हैं, जो अदर पेपर होते हैं एसएससी वगैरह के पेपर क्लैश हो रहे हैं, तो उससे मेरे ख्याल से कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। बट अभी मान के चलते हैं कि हमारा पेपर होने वाला है 10 जनवरी तक। तो हमारे 2 सब्जेक्ट रहते हैं, तो 2 सब्जेक्ट हमारे दिसंबर में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ दिन। ठीक है। तो किसी भी बच्चे ने अगर अभी तक हमारे जितने भी सब्जेक्ट हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज हर सब्जेक्ट को जरूर देखो, हर वीडियो को देखो, ताकि आपको सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके और आपका जो ये दिसंबर 2024 का एग्जाम का टारगेट है वो कंप्लीट हो सके और आप अपना जेआरएफ क्रैक कर पाओ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, जहां हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 5 की। तो देखो सेक्शन 5 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बात की गई है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के रिवोकेशन की, कि किस टाइम पर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को रिवोक किया जा सकता है। ठीक है। हमने सेक्शन 4 की बात की थी, जहां हमने पढ़ा था कि ऑफर एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन किस टाइम किया जा सकता है। तो अगर हम प्रपोजल की बात करें तो हम इसमें बात करेंगे प्रपोजल के कंटेक्स्ट में। तो प्रपोजल के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो प्रपोजल को बिफोर एक्सेप्टेंस कभी भी रिवोक किया जा सकता है किसी भी टाइम पर, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। इतनी आसान बात है, इससे ज्यादा कोई खिचड़ी वाली बात है ही नहीं। दूसरी अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो एक्सेप्टेंस कौन करेगा, एक्सेप्टर ही करेगा। तो एक्सेप्टर के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो एक्सेप्टेंस है उसको किसी भी टाइम पर रिवोक किया जा सकता है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस अगर कंप्लीट हो। मतलब प्रपोजर और एक्सेप्टर के बीच में जो एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन है उसको कंप्लीट होने से पहले ही एक्सेप्टेंस को किसी भी टाइम पर रिवोक किया जा सकता है, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ये सेक्शन 5 कहता है। बहुत आसान बात है, वैसे खिचड़ी बना के लिखी हुई है, बेरेट से पढ़ोगे तो दिमाग में पता नहीं क्या क्या बन जाएगा। तो इतना आसान है, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम सेक्शन 5 लिखते हैं, उसके बाद हम सेक्शन 6 बात करेंगे, जहां बताया गया है कि प्रपोजल का रिवोकेशन कैसे किया जाएगा, यानी रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल हाउ मेड के बारे में बात की गई है। बोल सकते हैं मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात की गई है। तो चलिए सेक्शन 5 लिखते हैं हम। Revocation of proposal and acceptance। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल की। तो प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड at
any time before of its acceptance is complete as against proposer but not afterwards. ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें प्रपोजल रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, तो ये किस टाइम होगी? एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड at any time before the communication of acceptance of the acceptance is complete. As against the acceptor but not afterwards. ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 5 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 की, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जहां बात की गई है मोड ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की। या फिर बोल सकते हैं रिवोकेशन हाउ मेड। कैसे रिवोक किया जाता है, इसके बारे में बात की गई है। तो देखो, एक प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है अगर जो प्रपोजर है वो दूसरी पार्टी से नोटिस ऑफ रिवोकेशन को कम्युनिकेट कर लेता है, तब उसको रिवोक किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लो जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्टेंस करने का एक टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब कर रखा है प्रपोजर ने, कि भाई इतने टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टर को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो टाइम पीरियड क्या है, लैप्स हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है, और उस टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो भी प्रपोजल क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है, तो एक रीजनेबल टाइम कंसीडर किया जाएगा रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के लिए, ठीक है, कि एक रीजनेबल टाइम है, ये लैप्स हो जाएगा, तब जो प्रपोजल है उसको रिवोक माना जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस की कंडीशंस को फुलफिल करने में फेल हो जाता है, तो क्या है, जो प्रपोजल है वो रिवोक हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन क्या है कि अगर जो प्रपोजर है उसकी डेथ हो जाए या वो इंसेन हो जाए, और ये बात एक्सेप्टर को पता चल जाए, ठीक है, एक्सेप्टर के नॉलेज में आ जाए, कब, बिफोर एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, ठीक है, तब क्या है, उस कंडीशन में भी प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। तो ये 4 कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि किस किस टाइम पर प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 6 है, जो बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद आपको सेक्शन 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो चलिए लिखते हैं, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड by the communication of notice of revocation by proposer
अदर पार्टी। दूसरा अगर हम देखें, बाय द लैप्स ऑफ टाइम prescribed in proposal for its acceptance, or if no time is prescribed, then by lapse of reasonable time considered as revocation of proposal। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, बाय द फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर to fulfill the conditions precedent to acceptance। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय द डेथ और इंसैनिटी of the proposer और ये बात if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of acceptor before acceptance। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, इन कंडीशंस में क्या है, प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की, है वो है सेक्शन 7, जहां बात की गई कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 7 बात करता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ना कि कंडीशनल होनी चाहिए। सेक्शन 7 हम बात करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बोल सकती हूं मैं, जहां से फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं यूजीसी नेट के। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए इसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो सेक्शन 7 कहता है कि एक प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस को कैसा होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ना कि अनक्वालिफाइड। इसका सीधा सा ये मतलब है कि जैसे प्रपोजल के टर्म्स और कंडीशंस है वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए भैया। जैसे मिरर रूल होता है ना, कि हम जैसे हैं वैसा ही सेम मिरर दिखाता है। ठीक है, कोई चेंज करके नहीं दिखाता है। तो वैसा ही ये है कि जैसा प्रपोजल है वैसे ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। कोई फालतू ही कंडीशन ना लगाए अगला बंदा। ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि एक्सेप्टेंस के अंदर किसी भी तरह की कंडीशन या स्टिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली एज प्रपोजल, बिल्कुल प्रपोजल की तरह एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसमें यह भी कहा कि अगर कोई भी एक्सेप्टेंस के अंदर कोई कंडीशंस लगा दी जाती है, कोई वेरिएशंस की जाती है, कोई डिपार्चर किया जाता है, तो इससे वैलिड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लो जो एक्सेप्टर है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि ए बी को बोलता है कि मैं तेरे को ना 10,000 में मेरा ये घोड़ा दे दूंगा, और बी कहता है कि ठीक है मैं 10,000 में घोड़ा ले लूंगा, लेकिन 10,000 के साथ साथ मेरे को क्या है, 10 घोड़े के साथ साथ 10,000 में मेरे को मतलब 2-3 चीजें और चाहिए।
तो ये क्या है, एक्सेप्टेंस नहीं, मतलब एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं है, वो कंडीशन लगा रहा है कि 10,000 के साथ साथ 10,000 के अंदर मेरे को घोड़ा भी चाहिए और 2-3 चीजें ये भी चाहिए। तो ये तरह का मान लो काउंटर ऑफर हो गया ना, काउंटर ऑफर हो गया। अगर हम कंडीशंस वगैरह करते हैं ऐसे, तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है, ना कि वो एक एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस रहती है। तो पहली कंडीशन तो ये है जिसमें मिरर रूल लागू होता है, जिसमें कहता है, जिससे मिरर रूल क्या होता है कि मिरर सेम ऑब्जेक्ट दिखाता है, जो उसके सामने है उसको सेम प्रेजेंट करता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट है जो मेरे सामने खड़ा है। तो इसी तरह एक्सेप्टेंस है, जैसा प्रपोजल है वैसे ही एक्सेप्टेंस होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक्सेप्टेंस है उसको एक यूजुअल और एक रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टर द्वारा एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि अगर मान लो जब तक प्रपोजल के अंदर कोई बात ये नहीं बोला गया कि भाई जो एक्सेप्टर है तेरे को इस पर्टिकुलर मैनर के अंदर ही एक्सेप्टेंस देनी है, तब तक एक्सेप्टेंस को एक यूजुअल और रीजनेबल मैनर में ही दिया जाना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लो जो प्रपोजल के अंदर कोई तरीका बता भी दिया गया कि एक्सेप्टेंस इसी तरीके से दी जानी चाहिए, और एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं भी दी गई है, ठीक है, बस सीधा दे दिया एक्सेप्टेंस है, तो भी एक्सेप्टेंस इनवैलिड नहीं होगी, तभी भी वैलिड ही मानी जाएगी एक्सेप्टेंस है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 7 है जिसके अंदर 2 कंडीशन से बताई गई है, जिसको मैंने आपको बिल्कुल खोल कर समझा दिया है। तो चलिए हम सेक्शन 7 लिखते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको ध्यान रखना है। टू कन्वर्ट प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी पहली एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इस पर हमारा एक केस भी है, वो केस का नाम भी लिख लो, हाइड वर्सेस रेंच का केस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द एक्सेप्टेंस शुड नॉट contain any condition or stipulations। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इट शुड बी एग्जैक्टली एज प्रपोजल। थर्ड है इफ एनी डिपार्चर or variance will not constitute a valid acceptance। ठीक है, तो इसमें अगर हम बोल रहे हैं मुल्ला ने इसको, मुल्ला हैज कॉल्ड इट a mirror rule। It means as the mirror shows the same objects similarly the acceptance should be on same terms
एक्सप्रेस प्रपोजल, या फिर हम बोल सकते हैं इफ द ऑफर इज एक्सेप्टेड विद वेरिएशंस, यानी कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट किया जाए तो उसको काउंटर ऑफर बोलते हैं। देन इट कन्वर्ट्स इनटू काउंटर ऑफर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, द एक्सेप्टेंस must be expressed in some usual and reasonable manner. Unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted. ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया था इन एंड इफ द प्रपोजल prescribes the manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner then it does not ipso facto invalidates the acceptance। ठीक है, जे क्यों, जिसकी वजह से एक ड्यूटी कास्ट हो जाती है प्रपोजर के ऊपर, ड्यू टू विच अ ड्यूटी इज कास्ट ऑन द प्रपोजर टू इंसिस्ट द एक्सेप्टेंस must be made in a prescribed manner। तो ये हमारा सेक्शन 7 है जो आपको ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन 8, जो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की बात करता है। ये कहता है कि जो एक्सेप्टेंस है प्रपोजल की वो कैसे की जा सकती है, वो की जा सकती है अगर प्रपोजल की जो भी कंडीशंस है उनको फुलफिल की जाए, कर दिया जाए, उनको परफॉर्म कर दिया जाए तो एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जो प्रपोजल की एक्सेप्टेंस है वो हो जाएगी। या फिर ये कहा गया है कि मान लो कोई भी एक्सेप्टेंस है कोई भी उसके लिए अगर कोई कंसीडरेशन कर दी जाए फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो भी एक्सेप्टेंस है जो प्रपोजल की वो हो जाएगी। ये सेक्शन 8 बात करता है। सेक्शन 9 बात करता है कि जो प्रोमिसेस है वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस प्रोमिस क्या हो सकते हैं, अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस बाय वर्ड्स किया जाता है तो वो क्या होंगे, एक्सप्रेस प्रोमिसेस होंगे। दूसरा ये कहा गया कि अदरवाइज बाय वर्ड अगर कोई भी प्रपोजल या एक्सेप्टेंस किया जाता है, यानी मान लो बाय कंडक्ट किया जाता है तो वो क्या होगा, इम्प्लाइड प्रोमिस होगा। इम्प्लाइड प्रोमिस का एक केस भी है जो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, वो है ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का केस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
हमारा सेक्शन 8 और 9 लिख लेते हैं हम। उसके बाद इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के कुछ केसेस, सॉरी इम्प्लाइड प्रॉमिस के कुछ केसेस भी मैं आपको लिखवाऊंगी। सेक्शन 8 की अगर हम बात करें तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की ये बात करता है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल कैन बी मेड performance of the conditions of proposal और दूसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन, किसके लिए? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के लिए। फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 9 की, जो बात करता है प्रॉमिस कैसा होना चाहिए। एक्सप्रेस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। So if proposal or acceptance is made in words called express promise, देन आता है इफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन बाय वर्ड्स। जैसे लाइक बाय कंडक्ट हो सकता है अगर किया जाए, तो इसको बोलते हैं कोल्ड इम्प्लाइड प्रॉमिस। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे केसेस अगर हम देखें तो पहला केस है ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। दूसरा केस अगर हम देखें तो वो है उपटन ऑन सिवरेन आरडीसी वर्सेस पोल का केस है 1992 का। या फिर अगर हम देखें थर्ड केस है जो इम्प्लाइड प्रॉमिस का, वो है रामजी दयावाला एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इन्वेस्ट इंपोर्ट का केस है। रामजी दयावाला एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इन्वेस्ट इंपोर्ट का केस है 1980 का। ठीक है, तो ये 3 केसेस है हमारे इम्प्लाइड प्रॉमिस से रिलेटेड जो आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद मैं कुछ केसेस और आपको बता देती हूँ जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जनरल ऑफर से रिलेटेड एक केस है, केस रिलेटेड टू, बहुत फेमस केस है ये, मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। जनरल ऑफर क्या है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का केस है 1892 का, मेरे ख्याल से सबको ही पता है ये।
क्या है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी, 1892 का ये केस है। उसके बाद हम इनविटेशन टू ऑफर की बात करें, केस रिलेटेड टू इनविटेशन टू ऑफर। तो इससे रिलेटेड एक काफी फेमस केस है। कौन सा केस है, हैरिस वर्सेस निकर्सन का केस है, जो काफी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये केसेस है। उसके बाद मैं आपको कंसिडरेशन से रिलेटेड केस बता देती हूं, केसेस रिलेटेड टू कंसिडरेशन। जिसमें पहला केस है चिन्नैया वर्सेस रामैया का केस है। चिन्नैया वर्सेस रामैया का केस है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो केसेस है, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का केस है। थर्ड केस है हमारा केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस है। और फोर्थ केस है डोरा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचल अय्यर का केस है। ये जो तीन केसेस है ना, लास्ट के हमारे केस, ये इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड है। दीज थ्री केसेस यहां लिख लो, रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये केसेस भी आपको ध्यान रखने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है, जहां पर हमने हर टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट थी ये पूरे अच्छे तरह से क्लियर हो गई होगी। और अगर किसी बच्चे को कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। इसके बाद मैं अपना जो इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ है उसको शुरू करने वाले हैं इवनिंग की क्लासेस में। और हमारा बीएनएस का जो यूनिट है वो बची हुई है, उसमें भी आई थिंक 3-4 लेक्चर और बचे हुए हैं। उसके बाद हम अपनी आईपीआर और आईटी की यूनिट को शुरू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट सही से समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे अपने अगली यूनिट की, जो कि है इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स लॉ।